Hello students, I am सुधांशु एंड वेलकम बैक टू यूर एवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी हिंदी मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिवअवे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स स्टूडेंट्स को मिलेंगे हमारी तरफ से फ्री नोट्स। तो स्टूडेंट, ये जो विनर निकलेंगे इनको हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिवअवे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात कि हमारे जो लेक्चर है वे बिल्कुल फ्री है, आपके लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप चाहते हो इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो अपने नोट्स। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 6 की इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि भारत की विदेश नीति, चुनौतियां और रणनीतियां सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो भाई, ये हमारा डीएससी 18 का सब्जेक्ट है। तो मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक सब्जेक्ट हमारा इंडिया फॉरेन पॉलिसी भी है, यानी कि ओनली इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो उसकी जो वीडियोज है वो हमने पहले ही बनाई हुई है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज सब्जेक्ट है। तो आप अपना सब्जेक्ट मैच कर लीजिएगा कि आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी है या चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज, यानी कि ये जो दोनों सब्जेक्ट है दोनों ही अलग अलग है। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो भाई, किसी भी आंसर को लिखने से पहले सबसे पहले उसका जो क्वेश्चन है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक जो हमारा आंसर है वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है कि भारत की जो विदेश नीति है, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके प्रमुख स्रोत और निर्धारक क्या है। यानी कि हमें बताना है कि जो भारत की विदेश नीति है वो किन किन तत्वों से प्रभावित होती है। इसी क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो हमारे तत्व है, ये जो स्रोत है, इनका विदेश नीति को स्वरूप देने में क्या भूमिका है। इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिराकर या अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो ऐतिहासिक, सभ्यगत और जो हमारी सांस्कृतिक मूल्य है, ये सभी विदेश नीति को कैसे आकार देती है। यानी कि आपको बताना है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके प्रमुख स्रोत क्या है और निर्धारक क्या है, और इन्हीं निर्धारकों की, इन्हीं स्रोतों की जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को स्वरूप देने में क्या भूमिका है। तो चलिए, इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय, यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो विदेश नीति है, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है, वो आखिर होता क्या है। तो भाई, विदेश नीति का अर्थ होता है किसी देश द्वारा दूसरे देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को संचालित करने वाली नीति। तो भाई, जैसे कि आप माने कोई ए देश है और कोई बी देश है, तो इस देश के और इस देश के बीच जो भी सांस्कृतिक, जो भी सामाजिक, जो भी राजनीतिक, जो भी आर्थिक संबंध होंगे, और उसको ही हम कहेंगे विदेश नीति।
यानी कि भाई जो हमारे इन संबंधों को संचालित करने की जो नीति होती है वही हमारी विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। तो भाई हर देश की जो विदेश नीति होती है वो उसके राष्ट्रीय हित, विदेशी हित और सुरक्षा जरूरतें, इतिहास, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय पर आधारित होती है। तो भाई भारत की जो विदेश नीति है हमारी वो शुरू से ही शांति, सह अस्तित्व, गुटनिरपेक्षता, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम जैसे आदर्शों पर आधारित है। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना क्या है भाई? तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। तो भाई ये जो आदर्श है ये केवल एक आदर्श ही नहीं है बल्कि भारत की सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक राजनीति ने भी विदेश नीति को प्रभावित किया है। तो भाई अब हम एक एक करके सभी स्रोते और निर्धारकों को विस्तार से समझ लेते हैं। तो यही तो था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसके माध्यम से हमने समझा कि विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ऐतिहासिक विरासत के प्रभाव को लेकर। यानी कि अब हम समझ लेते हैं कि ऐतिहासिक विरासत का क्या प्रभाव रहा है। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा स्टूडेंट वो पड़ा प्राचीन भारतीय परंपराओं का प्रभाव। तो भाई जो भारत है स्टूडेंट वो हमारा प्राचीन काल से शांति और सहिष्णुता का समर्थक रहा है। यानी कि भारत ने हमेशा पीस और सहिष्णुता को सपोर्ट किया है। तो भारत सभ्यता ने हमेशा मानवता, नैतिकता और अहिंसा को महत्व दिया। तो सम्राट अशोक जो थे वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा को छोड़कर जो धम्म नीति है उसको अपनाया और विश्व को शांति का संदेश दिया। तो इसी सोच का जो प्रभाव था वो हमारे आधुनिक भारत की विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी में भी देखने को मिलता है। तो भाई भारत जो है वो युद्ध की बजाय वार्ता और कूटनीति, समझौते, इन सभी को प्राथमिकता देता है। जैसे कि आप देखें कि भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। तो ये तो था हमारा पहला प्रभाव। सेकंड जो प्रभाव आता है वो आता है औपनिवेशिक अनुभव का प्रभाव, यानी कि जो हमारा औपनिवेशिक काल के अनुभव है उनका प्रभाव। तो भाई जो भारत था वो लगभग 200 साल के करीब ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। तो ये जो हमारा समय था इस समय पर भारत ने आर्थिक, राजनीतिक और दमन और सामाजिक न्याय का अनुभव किया। तो भाई इसी कारण से जो स्वतंत्रता जब हमारे देश को मिली तो उसके बाद से जो भारत था उसने खुद को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना शुरू कर दिया। तो भाई भारत ने एशिया और अफ्रीका के उन देशों का समर्थन किया जो कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो जैसे कि आप देखिए जो भारत था उसने दक्षिण अफ्रीका और कई अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों का भी समर्थन किया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा को लेकर। तो भाई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसमें सत्य, अहिंसा और जो डेमोक्रेसी के सिद्धांत है वे सभी देखने को मिलते हैं। तो भाई महात्मा गांधी के जो विचार थे जैसे कि अहिंसा, जो हिंसा थी उसको टकराकर अहिंसा की बात उन्होंने करी, सच की बात उन्होंने करी। इसी तरीके से जो उनके विचार है ये हमारी भारत की विदेश नीति को बहुत ही गहराई से प्रभावित करते हैं। तो भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति और बातचीत से ही हल करने की कोशिश करी है। तो जैसे कि आप देखें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति और निरस्त्रीकरण का समर्थन किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पंचशील सिद्धांत के विकास को लेकर। तो भाई 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत अपनाए गए। तो इन मुख्य सिद्धांत में क्या था? जैसे कि सहअस्तित्व, संप्रभुता का सम्मान, हस्तक्षेप न करना। तो ये सभी जो हमारे सिद्धांत थे इन सभी सिद्धांतों का यूज किया गया और ये सिद्धांत ही भारत की नैतिक और ऐतिहासिक सोच को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुट निरपेक्षता की नीति। तो भाई गुट निरपेक्षता क्या थी? तो भाई जब हमारा शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय पर जो दुनिया थी वो दो भागों में बटी हुई थी। पहला तो था अमेरिका का गुट और दूसरा था हमारा सोवियत संघ का गुट। तो भाई जो भारत था उसने किसी भी गुट में शामिल न होने से इनकार कर दिया। यही थी हमारी गुट निरपेक्षता की नीति। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया। तो जैसे कि यानी कि जो भारत था वो अपनी एक स्वतंत्र नीति, विदेश नीति बनाए रखना चाहता था, वो किसी भी एक देश के सपोर्ट में नहीं रहना चाहता था। तो इसी तरीके से जो भारत है उसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है विश्व शांति की भावना को लेकर, यानी कि जो हमारा ग्लोबल पीस है उसकी भावना को लेकर। तो भाई भारत ने हमेशा विश्व शांति और निरस्त्रीकरण का समर्थन किया।
तो संयुक्त राष्ट्र में भी जो भारत है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को महत्व देता है, और यही जो महत्व है ये हमारे दृष्टिकोण के, हमारे भारतीय इतिहास की एक देन भी माना जाता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने ऐतिहासिक विरासत का प्रभाव देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है सभ्यतागत और सांस्कृतिक विरासत के प्रभाव को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो प्रभाव आता है वो आता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो सबसे पहले आप समझिए वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है। तो भाई वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है, यानी कि भाई यहाँ पर जो पूरा विश्व है वो एक फैमिली है, यानी कि वे अलग अलग। तो भाई यहाँ पर भारतीय सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम का माना जाता है। तो भारत ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी इसी विचार को अपनाया है। तो भारत जो है वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बंधुत्व, भाईचारा, शांति इन सभी को बढ़ावा देता है, और भारत का मानना है कि जो वैश्विक समस्याओं का समाधान है वो मिलजुल कर ही संभव हो सकता है। जैसे कि आप देखें कोविड महामारी के समय भारत ने कई देशों को वैक्सीन भेजी। इसी तरीके से जो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हैं उन पर भी भारत सहयोगात्मक नीति को अपनाता है। तो इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार और मानवतावादी राष्ट्र के रूप में भी बन जाती है। सेकंड जो हमारा प्रभाव आता है वो आता है सहिष्णुता और सह अस्तित्व को लेकर। तो भाई भारतीय संस्कृति जो है वो विभिन्न धर्मों और परंपराओं के सह अस्तित्व की संस्कृति रहा है, यानी कि जो भारत है वो विविधता वाला देश है। इसमें बहुत सारे धर्म, बहुत सारी भाषा, बहुत सारी परंपराएं हमें देखने को मिलती है। तो इसी वजह से जो भारत है उसने हमेशा विविधता में एकता को महत्व दिया। तो इसी सोच का जो प्रभाव है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी पर भी देखने को मिलता है। तो भारत ने अन्य देशों की स्वतंत्रता, उनकी संप्रभुता और उनके आंतरिक मामलों का सम्मान किया है। तो भारत ने कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई है, और न ही उसने कभी भी दूसरे देशों पर कब्जा करने की कोई भी कोशिश करी है। तो जैसे कि आप देखें कि भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक संबंध का। तो भाई प्राचीन काल में जो भारत था उसमें बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वो एशिया के कई देशों में हुआ था। तो इससे भारत के साथ उन देशों के जो सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध थे वे मजबूत हो गए थे। तो आज भी अगर आप देखें, आज भी भारत नेपाल, श्रीलंका, जापान, चीन, थाईलैंड और म्यांमार देशों के साथ जो सांस्कृतिक कूटनीति है उसके माध्यम से अपने संबंधों को मजबूत करता है। तो जैसे कि आप देखिए बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास हो गया, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम हो गए, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हो गया। तो इन सभी से ही हमारी भारत की जो सॉफ्ट पावर है, यानी कि जो हमारी हल्की पावर है, वो भी बढ़ी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है योग और भारतीय संस्कृति के प्रभाव को लेकर। तो भाई जो भारत है वो योग में बहुत ज्यादा आगे माना जाता है। तो भारत ने योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन के माध्यम से विश्व में विशेष पहचान बनाई। तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो आज भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो भाई संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो हमारा 21 जून है उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करना भारत की सांस्कृतिक शक्ति को भी दर्शाता है। तो इससे भारत की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है वो और ज्यादा मजबूत हुई, और दुनिया में भारत की जो छवि है वो एक पॉजिटिव रूप में देखी गई। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नस्लवाद और रंग भेद के विरोध को लेकर। तो भाई भारतीय सभ्यता समानता यानी कि इक्वालिटी और ह्यूमनिज्म की भावना पर आधारित है। तो इसी कारण से जो भारत है उसने हमेशा से नस्लवाद और जो हमारा रंग भेद है उसका विरोध किया। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका की जो रंग भेद पॉलिसी है, यानी कि जो अपार्थाइड पॉलिसी थी, उसका खुलकर विरोध किया और मानव अधिकारों का समर्थन किया। तो भाई जैसे कि आप देखें कि भारत नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आवाज उठाता रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है नैतिकता और आदर्शवाद का। तो भाई जो हमारा भारतीय संस्कृति है वो हमारे नैतिक मूल्यों पर यानी कि मोरल वैल्यूज पर आधारित है। तो इसी वजह से जो भारत की विदेश नीति है उसमें पीस, कोऑपरेशन और जस्टिस और सहयोग और मानवता को विशेष महत्व दिया गया है। तो भारत ने हमेशा युद्ध के बजाय कूटनीति और संवाद को प्राथमिकता दी है। जैसे कि आप देखें जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने सभ्यतागत और सांस्कृतिक विरासत का प्रभाव देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ऐतिहासिक
भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक निर्धारकों की भूमिका को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भाई जो भारत है वो हमारे एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है और ये हमारे हिंद महासागर के कारण सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे कि आप देखें जो भारत है वो कई देशों से मिलकर बना है, मतलब सॉरी कई देशों की जो सीमा है वे भारत से मिलती है। जैसे कि आप देखें चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसीलिए जो पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध है वे बनाए रखना भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इससे हमारा जो समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित होती है। हिंद महासागर में भारत का प्रभाव बढ़ता है और क्षेत्रीय स्तर बनाए रखने में भी ये जरूरी होता है। तो ये सभी हमारे भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट जो भूमिका आती है स्टूडेंट वो आती है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को लेकर। तो भाई जो भारत है उसको चीन और पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी देश है उनसे सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। तो सीमावाद और आतंकवाद जैसी जो समस्याएं है उसने भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति को प्रभावित किया है और इसी कारण से भारत ने रक्षा सहयोग बढ़ाया, सेना का आधुनिकीकरण किया और सामरिक साझेदारी भी विकसित करी। तो जैसे कि आप देखें जो भारत है उसने अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों से रक्षा सहयोग किया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक विकास की आवश्यकता को लेकर। तो भाई जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद भारत को औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश यानी कि जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी जरूरत पड़ी। तो इसी कारण से जो भारत था उसने विभिन्न देशों के साथ अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, जो आर्थिक संबंध है उनको मजबूत किया और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो व्यापार और निवेश विदेश नीति है उसका भी ये महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। तो जैसे कि आप देखें भारत ने अमेरिका, जापान और यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध भी बढ़ाए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ऊर्जा और व्यापारिक हित का। तो भाई भारत की जो ऊर्जा जरूरतें है वे बहुत ही ज्यादा बड़ी है क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो भी बड़ी है। तो भारत को तेल और गैस के लिए पश्चिमी एशियाई देशों पर निर्भर रहना होता है। तो इसी कारण से जो भारत है उसने सऊदी अरब, यूएई, ईरान और कतर जैसे देशों के साथ जो अपने संबंध है उनको मजबूत बनाया और इससे हमारी तेल और गैस की आपूर्ति पूरी हुई, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और ऊर्जा सुरक्षा भी हमें मिल पाती है। तो ये सभी हमारे भारत की विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी के महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी को लेकर। यानी कि जो भाई हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो भारत जो है उसने संयुक्त राष्ट्र संघ, G20, ब्रिक्स, सारस ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन संगठनों के माध्यम से भारत ने अपने वैश्विक निर्णयों में भाग लिया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया और अपनी जो वैश्विक स्थिति है उसको और ज्यादा मजबूत किया। तो जैसे कि आप देखें कि भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता कर चुका है और वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व भी कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है बदलती वैश्विक परिस्थितियों को लेकर। तो भाई आज जो दुनिया है वो तेजी से बदल रही है। तो आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, महामारी ऐसी कई चुनौतियां हमारे सामने आई है और इसी कारण से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है वो भी अधिक सक्रिय और आधुनिक बन गई है। यानी कि अब जो भारत है अब वो केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि भारत की भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक निर्धारणों की भूमिका कैसे है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसकी सभ्यता, सांस्कृतिक, भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा हितों का मिश्रण है। तो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों ने हमारी फॉरेन पॉलिसी को नैतिक आधार दिया और जबकि जो हमारे आर्थिक और सामरिक जो मूल्य थे उन्होंने व्यवहारिक रूप प्रदान किया। तो इसी संतुलन के कारण से जो हमारा भारत है वो आज विश्व राजनीति में एक जिम्मेदार और एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में भी उभर रहा है। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको आंसर नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है।
तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि भारत की जो विदेश नीति है उसको समझने के लिए जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है यानी कि जो रियलिज्म है उसका क्या महत्व है, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण हमें करना है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए सैद्धांतिक ढांचे के रूप में उदारवाद और रचनावाद की तुलना और उसके अंतर बताने हैं। यानी कि भाई इसमें हमें बताना है कि अगर हमें भारत की फॉरेन पॉलिसी समझनी है तो उसके लिए यथार्थवाद, उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इन सभी सिद्धांतों का क्या महत्व है। साथ ही हमें यह भी बताना है कि भारत की विदेश नीति में इन तीनों दृष्टिकोण का प्रभाव कैसे दिखाई देता है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई परिचय में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो विदेश नीति है वो क्या होती है यानी कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। तो भाई फॉरेन पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिए नीति अपनाता है, उसको हम फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति कहते हैं। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सह अस्तित्व, शांति, गुटनिरपेक्षता ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है जिनके संतुलन पर आधारित रही है। तो भारत की विदेश नीति को समझने के लिए कई सैद्धांतिक दृष्टिकोण भी हमारे सामने आए हैं, जैसे कि आप देखिए यथार्थवाद, उदारवाद, रचनावाद। तो ये तीनों जो दृष्टिकोण है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को समझने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग दृष्टिकोण है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत की विदेश नीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व। तो भाई जो हमारा यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। तो भारत की विदेश नीति यानी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी राष्ट्रीय सुरक्षा और जो सामरिक हित है उनको विशेष महत्व दिया गया है। तो भारत चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ अपने जो संबंध है उसमें सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी को प्राथमिकता देता है। तो जैसे कि आप देखें सीमा विवादों के समय जो भारत है उसने कठोर सुरक्षा नीति को अपनाया था। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है शक्ति संतुलन की नीति। तो भाई जो हमारा यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो शक्ति संतुलन को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार मानता है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें जो भारत था उसने चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश है उनके साथ अपने रिलेशन बनाए। जैसे कि आप देखिए क्वाड समूह में भारत की जो भागीदारी है वो इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सैन्य और परमाणु शक्ति पर जोर को लेकर। तो भाई यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार जो सैन्य शक्ति है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य आधार होती है। तो इसी कारण से भारत ने अपने सेना का आधुनिकीकरण किया और जो हमारा 1998 था उसमें उसने अपने परमाणु के परीक्षण किए। तो इससे भारत की जो सामरिक स्थिति है वो भी मजबूत हुई और विश्व में उसकी जो शक्ति है, जो पावर है वो भी बढ़ी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार को लेकर। तो भाई भारत अपनी विदेश नीति में यानी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वह पड़ोसी देशों को विशेष महत्व देता है। लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो जब हमारा भारत है उस समय पर वो यथार्थवादी नीति को अपनाता है। यानी कि भाई जैसे कि आप देखें सर्जिकल स्ट्राइक, सीमा सुरक्षा संबंधी कदम, तो ये सभी हमारे भारत की यथार्थवादी सोच को भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक हितों की सुरक्षा को लेकर, यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। तो भाई जो यथार्थवाद है वो केवल सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानता है। तो भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका, यूरोप और जो खाड़ी देश है उनके साथ अपने व्यापारिक संबंध यानी कि जो ट्रेड रिलेशन है उनको मजबूत किया और ऊर्जा सुरक्षा भी भारत विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है यथार्थवादी दृष्टिकोण की आलोचना को लेकर।
तो भाई यथार्थवादी दृष्टिकोण की आलोचना भी की गई है, और ये आलोचना ये कहकर की जाती है कि ये नैतिकता और आदर्शों को कम महत्व देती है। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो केवल शक्ति राजनीति पर ही नहीं, बल्कि उसमें शांति यानी कि जो पीस और कोऑपरेशन है उसको भी महत्व दिया गया है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत की विदेश नीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत की विदेश नीति में उदारवादी दृष्टिकोण। तो भाई उदारवाद क्या है, सबसे पहले आप उसको समझिएगा। तो उदारवाद का मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संवाद और संस्थाएं हैं उनके माध्यम से शांति स्थापित की जा सकती है। तो ये जो दृष्टिकोण है ये युद्ध की बजाय सहयोग और कूटनीति को महत्व देता है। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल को लेकर। तो भाई उदारवाद के अनुसार जो देश है वो सहयोग और संवाद के माध्यम से शांति बना सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भारत है उसने यूनाइटेड नेशन, सार्क, ब्रिक्स, G20 ऐसे बहुत सारे संगठन है जिसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी, और इससे जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसको भी बढ़ावा मिला। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है विश्व शांति और सह अस्तित्व का। तो भाई जो हमारा भारत की विदेश नीति है उसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को विशेष महत्व दिया गया है। तो पंचशील सिद्धांत और जो गुटनिरपेक्षता है वे हमारी उदारवादी सोच को दिखाते हैं, और भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति को ही प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक परस्पर निर्भरता को लेकर। तो भाई उदारवाद कहता है कि व्यापार और आर्थिक संबंध संघर्ष को कम करते हैं, यानी कि जिस देशों के बीच में व्यापार और आर्थिक संबंध हो गए वहां पर लड़ाई भी कम हो गई। तो जब ग्लोबलाइजेशन हमारे भारत में आया तो उसके बाद से भारत ने विभिन्न देशों के साथ जो अपने ट्रेडिशनल रिलेशन है उनको मजबूत किया। जैसे कि आप देखें विदेशी निवेश और आर्थिक साझेदारी भारत की विदेश नीति का अब महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतंत्र और मानवाधिकार का। तो भाई उदारवादी जो दृष्टिकोण है वो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी और मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स को महत्व देता है। तो भारत जो है वो हमारे विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज यानी कि जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनका समर्थन करते हैं, और भारत ने रंगभेद और उपनिवेशवाद का हमेशा से विरोध किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बहुपक्षवाद के समर्थन को लेकर। तो भाई भारत ने हमेशा से बहुपक्षीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समर्थन किया है। तो जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें भारत ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपनी सहयोगात्मक नीति को अपनाया है, जिससे कि उसका जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वो भी मजबूत हुआ है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है वो आता है उदारवाद की सीमाओं को लेकर। तो भाई उदारवाद जो है इसके अगर कुछ अच्छी बात है तो इसके कुछ सीमाएं, कुछ आलोचना भी कही गई है। तो उदारवाद की आलोचना ये कहकर की जाती है कि ये शक्ति संघर्ष की वास्तविकता को इग्नोर कर देता है। तो भाई भारत को कई बार अपनी सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, इसीलिए जो हमारा उदारवादी दृष्टिकोण है वो हमारा इनफ नहीं माना जाता, पर्याप्त नहीं माना जाता। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत की विदेश नीति में उदारवादी दृष्टिकोण देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत की विदेश नीति में रचनावादी दृष्टिकोण का। तो भाई जो रचनावाद है उसका मानना है कि किसी देश की विदेश नीति उसकी पहचान, संस्कृति, विचारों और मूल्यों से प्रभावित होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है वो आता है पहचान और संस्कृति का महत्व। तो भाई भारत की जो विदेश नीति है यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा, सहिष्णुता ऐसे बहुत सारे वैल्यूज है जिनका हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो इससे जो भारत की वैश्विक छवि है वो एक शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में भी देखी जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ऐतिहासिक विरासत का प्रभाव। तो भाई भारत का जो औपनिवेशिक अनुभव है और जो स्वतंत्रता आंदोलन है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। तो इसी कारण से जो भारत है उसने उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध किया, क्योंकि भाई आप खुद समझिएगा अगर आपके पास्ट में आपके साथ कोई चीज होती है तो आप उसके अगर फ्यूचर में अगर वो चीज किसी और के साथ हो रही है तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो और उसका विरोध करते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है विचारों और मूल्यों की भूमिका। तो भाई रचनावाद के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो केवल पावर पर ही नहीं बल्कि जो विचार और वैल्यूज होते हैं उन पर भी आधारित होती है। तो
तो जैसे कि आप देखें, जो भारत है उसने वर्ल्ड पीस, निरस्त्रीकरण और मानवता को महत्व दिया है, और इससे जो भारत की नैतिक विदेश नीति है वो भी स्पष्ट होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सॉफ्ट पावर का उपयोग। तो भाई सॉफ्ट पावर कौन कौन सी होती है? सॉफ्ट पावर हमारी वे होती है जो कि हमारी संस्कृति, जो कि हमारे वैल्यू, जो हमारे विचार होते हैं, उनको ही हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो भाई भारत ने योग, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के माध्यम से अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि हमारा 21 जून को बनाया जाता है वो इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो कि हमारे भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, कूटनीति को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय छवि के निर्माण को लेकर। तो भाई भारत स्वयं को एक जिम्मेदार और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में मानता है। तो भारत वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की आवाज बनने का प्रयास करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रचनावाद की सीमाओं को लेकर। तो भाई इसकी भी आलोचना की जाती है, और इसकी आलोचना ये की जाती है कि ये शक्ति और सैन्य कारकों को पर्याप्त महत्व नहीं देता। यानी कि कई बार आप देखें तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक हित भी देखे जाते हैं। लेकिन भाई ये जो रचनावाद है ये अकेले पूरी व्याख्या नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कुछ आलोचना भी की जाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत की विदेश नीति में रचनावादी दृष्टिकोण समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उसको समझने के लिए हमें यथार्थवाद, उदारवाद, रचनावाद तीनों ही दृष्टिकोण का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो यथार्थवाद है वो तो हमारे राष्ट्रीय हित और सुरक्षा पर जो दे देता है, जो उदारवाद है वो सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को महत्व देता है, और जो रचनावाद है वो संस्कृति और नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो वास्तव में भारत की जो विदेश नीति है वो हमारे इन तीनों दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव का ये एक मिश्रण है, मिक्स है। यानी कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करते हुए भी शांति, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों को भी महत्व देता है। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो बहुध्रुवीय विश्व है, यानी कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो क्या होता है, और जो हमारी बदलती वैश्विक अवस्था है उसमें भारत किस प्रकार से अपनी रणनीतिक साझेदारी, रणनीतिक जुड़ाव को विकसित कर रहा है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके ये भी बताया जा सकता है कि जो बदलते वैश्विक शक्ति है, यानी कि पिछले कुछ वर्ष में जो वैश्विक शक्ति संतुलन है वो भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव डाल रही है और उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें यहाँ पर बताना है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कि बहुध्रुवीय विश्व क्या है, और इसका भारत के रणनीतिक जुड़ाव के दृष्टिकोण के बारे में बताना है। इसी के साथ साथ हमें बताना है कि विदेश नीति के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो बहुध्रुवीय विश्व है यानी कि जो हमारा मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो आखिर है क्या। तो भाई बहुध्रुवीय विश्व से आशय ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से है जिसमें जो शक्ति है वो केवल एक या देशों तक सीमित न रहकर बल्कि कई देशों के बीच विभाजित होती है। यानी कि आप समझिएगा, मान लीजिएगा ये कोई शक्ति है, तो ये जो शक्ति है ये एक बंदे के पास ना होकर इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश, सब देशों तक सीमित, एक देश तक सीमित नहीं रहती बल्कि कई देशों में ये बटी हुई रहती है। तो यही हमारा मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो भाई आज तो आप देखें, आज अमेरिका, चीन, रूस ऐसे बहुत सारे देश है जो कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो शीत युद्ध के बाद यानी कि जब हमारा कोल्ड वॉर आया तो उसके बाद से जो दुनिया थी वो एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ी थी, लेकिन अब जब वैश्विक संतुलन बदल रहा है तो ये एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बदल रही है। तो इसी पृष्ठभूमि में भारत की जो हमारी विदेश नीति है वो अधिक सक्रिय, संतुलित और रणनीतिक रूप से जुड़ाव पर आधारित हो गई है।
तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय जिसमें हमने समझा कि जो बहुध्रुवीय विश्व है वो आखिर होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग की, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है वैश्विक शक्ति समीकरण में परिवर्तन को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय व्यवस्था को लेकर। तो भाई शीत युद्ध के बाद जो अमेरिका था वो दुनिया का महाशक्ति के रूप में हो रहा था, तो इसे हम एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि इस समय जो पावर थी वो केवल अमेरिका के पास थी, बाकी देशों का कोई योगदान नहीं था। लेकिन अब चीन, रूस, यूरोपीय संघ, भारत ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके उभरने से जो शक्ति संतुलन है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पावर है वो बदल गया है। तो आज आप देखो, आज जो ये व्यवस्था थी एक ध्रुवीय से, ये एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई है। यानी कि आज पर कई देश जो है वे वैश्विक निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इससे जो हमारी वैश्विक राजनीति में संतुलन और प्रतिस्पर्धा है दोनों ही बढ़ी है। नेक्स्ट जो परिवर्तन आया स्टूडेंट, वो आया चीन का तेजी से उदय। तो भाई चीन जो था वो आर्थिक और सैन्य इन दो क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास किया। तो आज जो चीन है वो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसका जो प्रभाव है वो भारत और अन्य देशों के लिए एक चुनौती भी बन गया है। तो जैसे कि आप देखें, दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रूस की भूमिका में परिवर्तन। तो भाई जो सोवियत संघ का विघटन था, यानी कि जो हमारा यूएसएसआर था, उसके विघटन के बाद रूस की जो शक्ति थी वो कमजोर हो गई थी। लेकिन आज भी रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो रूस सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो रूस भी आज भी वैश्विक सुरक्षा और सामरिक मामलों में एक प्रभावशाली देश बना हुआ है। तो जैसे कि आप देखें, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की जो वैश्विक भूमिका है वो फिर से चर्चा में आ गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है यूरोपीय संघ के सामूहिक प्रभाव को लेकर। तो भाई जो यूरोपीय संघ है वो आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का मजबूत उदाहरण है। तो ये हमारे वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यूरोपीय संघ ने बहुध्रुवीय व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है विकासशील देशों का उदय। तो भाई भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन वे अभी विकास कर रहे हैं। तो ये जो विकासशील देश है ये भी अब वैश्विक राजनीति यानी कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें एक अपनी भूमिका को दिखा रहे हैं, और ये देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार और अधिक समान प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देखिए, ब्रिक्स जैसे जो संगठन है वे विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है वैश्विक मुद्दों की जटिलता को लेकर। तो भाई आज आप देखें, आज हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर सुरक्षा। तो ये जो समस्याएं है, ये जो चुनौती है, ये आज एक देश की नहीं बल्कि वैश्विक यानी कि ग्लोबल हो चुकी है। तो इन समस्याओं का जो समाधान है वो भी कोई एक देश नहीं बल्कि जो पूरा विश्व है वो मिलकर ही कर सकता है। तो इससे जो बहुध्रुवीय सहयोग है और जो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है उसकी भी आवश्यकता बढ़ रही है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने वैश्विक शक्ति समीकरण में परिवर्तन को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बहुध्रुवीय विश्व में भारत के रणनीतिक जुड़ाव को लेकर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति की। तो भाई जो भारत है वो किसी एक शक्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। तो भारत जो है वो अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप और अन्य देशों के साथ अपने संतुलित संबंध बनाए रखता है, और ये भारत की गुटनिरपेक्ष परंपरा का एक आधुनिक रूप माना जाता है। तो इससे जो भारत है वो अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखता है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है बहुपक्षीय संगठनों में सक्रिय भूमिका को लेकर। तो भाई जो भारत है वो बहुपक्षीय संगठन जैसे कि G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, संघाई हो गया, तो इन सभी मंच पर अपनी भूमिका निभा रहा है, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो भारत है वो वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में भी भाग ले रहा है। तो जैसे कि आप देखें, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान कई वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व भी किया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति को लेकर। तो भाई जो भारत है उसने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे बहुत सारे जो संबंध है उन सभी को संबंधों को मजबूत बनाया, और इनसे जो उसकी क्वाड में भूमिका है वो लगातार बढ़ी है।
तो इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य यही है कि इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें संतुलन बनाए रखना और जो क्षेत्रीय हमारी सुरक्षा है उसको मजबूत करना। तो ये हमारे चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति का एक हिस्सा भी माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी का। तो भाई भारत और रूस के बीच जो लंबे समय से रक्षा और ऊर्जा का सहयोग है वो चला आ रहा है। तो रूस भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। तो भारत रूस से रक्षा उपकरण और ऊर्जा संसाधन भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय नीति को लेकर। तो भाई भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया है। इसके तहत जो भारत है वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका इन सभी देशों के साथ अपने जो रिलेशन है वो मजबूत कर रहा है, जो कि हमारी क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को भी बढ़ा रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ता भारत। तो भाई जो भारत है वो अब केवल एक नेशनल या क्षेत्रीय लेवल पर ही नहीं बल्कि एक वैश्विक यानी कि ग्लोबल लेवल पर भी बढ़ रहा है। तो भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, जलवायु परिवर्तन है और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर वो सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो जैसे कि आप देखें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की आवाज बनने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि उसकी जो इंटरनेशनल छवि है वो और ज्यादा मजबूत हुई है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने बहुध्रुवीय विश्व में भारत के रणनीतिक जुड़ाव को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत के लिए बहुध्रुवीय विश्व के महत्व को लेकर। तो सबसे पहला जो महत्व आता है स्टूडेंट वो आता है रणनीतिक स्वतंत्रता का। तो भाई बहुध्रुवीय व्यवस्था यानी कि जो मल्टीपोलर सिस्टम है वो भारत को किसी एक महाशक्ति पर निर्भर होने से बचाती है। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्वतंत्र बनाना चाहता है और इससे वो अपने स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता है। तो इससे भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। सेकंड जो महत्व आता है स्टूडेंट वो आता है आर्थिक अवसरों में वृद्धि को लेकर। तो भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कि बहुध्रुवीय विश्व में जो भारत है उसको विभिन्न देशों से व्यापार और निवेश करने के अवसर मिलते हैं। तो इससे भारत की जो आर्थिक विकास है यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ा है और वैश्विक बाजारों तक भारत की जो पहुंच है वो और ज्यादा आसान हो गई है। नेक्स्ट जो महत्व आता है वो आता है सुरक्षा संतुलन का। तो भाई भारत, चीन और पाकिस्तान ऐसे बहुत सारे देश है जिनके सामने चुनौती बना हुआ है और उनकी चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। तो भाई बहुध्रुवीय व्यवस्था जो है वो भारत में विभिन्न देशों के साथ गठबंधन बनाकर सुरक्षा संतुलन को बनाए रखती है और भारत रक्षा सहयोग और सामरिक समझौते को मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वैश्विक संस्थाओं में सुधार की संभावना को लेकर। तो भाई भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनमें सुधार की मांग कर रहा है और भारत अधिक प्रतिनिधित्व और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था को चाहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका को लेकर। तो भाई भारत दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो जैसे कि आप देखिए एक्ट ईस्ट और नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है ये इसके कुछ उदाहरण है और यही हमारे क्षेत्रीय सहयोग को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है वैश्विक जिम्मेदारी का विस्तार। तो भाई भारत अब जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद यानी कि जो भी हमारे वैश्विक मुद्दे हैं उन सभी पर एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिससे कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदार बना है और उसकी जो वैश्विक छवि है वो और ज्यादा मजबूत हुई है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत के लिए बहुध्रुवीय विश्व का महत्व समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है यानी कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम है उसमें जो शक्ति है वो कई देशों तक बटी हुई होती है और ये व्यवस्था हमारे वैश्विक संतुलन को बनाए रखने में जरूरी होती है। तो भारत ने इस बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलित, स्वतंत्र और रणनीतिक विदेश नीति अपनाई। तो भारत सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने जो रिलेशंस है उनको मजबूत कर रहा है और आज जो भारत है वो एक वैश्विक शक्ति और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उभर कर हमारी राजनीति में, विश्व राजनीति में अपनी जो पहचान है उसको मजबूत बना रहा है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था स्टूडेंट हमारा आंसर नंबर 3
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें भारत किस प्रकार से एक उभरती शक्ति के रूप में सामने आया है। यानी कि हमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्रम में जो भारत है वो एक शक्ति के रूप में आया, उसके पीछे क्या क्या कारक है, क्या क्या कारण है, उन कारकों के बारे में हमें बताना है। इसी क्वेश्चन को आप सो अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत की जो आर्थिक शक्ति है, सैन्य क्षमता है, तकनीकी विकास है और अलग अलग देशों के साथ उसकी जो रणनीतिक साझेदारी है उसने उसकी वैश्विक स्थिति को किस तरीके से मजबूत किया है, ये हमें बताना है। यानी कि हमें यहाँ पर बताना है कि भारत जो है वो एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा, तो उसकी स्थिति किस तरीके से उभरी और उसके पीछे क्या क्या कारक है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होती क्या है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से आशय उस वैश्विक प्रणाली से है जिसमें अलग अलग देश राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीति के आधार पर एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। तो भाई पहले दुनिया में अमेरिका जैसी कुछ महाशक्तियों का दबदबा था, लेकिन अब आप देखें अब हमारा चीन, भारत, रूस और यूरोप जैसे कई देश वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसी कारण से आज जो दुनिया है वो एक ध्रुव से बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रहा है। और इसी बदलती व्यवस्था में जो भारत है वो एक अपनी वृद्धि, सैन्य क्षमता, कूटनीतिक सक्रियता और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से अपनी एक शक्ति को एक उभरती शक्ति बनता जा रहा है। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा परिचय जिसमें हमने समझा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आखिर होती क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत के उभरती शक्ति बनने के प्रमुख कारक के बारे में। तो भाई सबसे पहला जो कारण या जो कारक आता है वो आता है तीव्र आर्थिक विकास का। तो भाई जैसे कि आप जानते हो कि जो भारत है वो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो आज आप देखें भारत ने आईटी सेक्टर, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप कल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इन सभी में बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है। तो आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि भारत का जो एक बाजार है वो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है और यहाँ पर स्किल वर्कफोर्स भी मौजूद है। इसी तरीके से भारत की जो जीडीपी है वो भी लगातार बढ़ रही है और भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल हो चुका है। तो यही आर्थिक विकास भारत को वैश्विक राजनीति में मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए आप देखें टाटा, टीसीएस और रिलायंस जैसी जो भारतीय कंपनी है वे आज ग्लोबल लेवल पर भी काम कर रही है। सेकंड जो कारण आता है वो आता है जनसंख्या और जनसांख्यिकी लाभ का लेकर। तो भाई भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी युवा आबादी। तो भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा पॉपुलेशन मौजूद है और जो युवा वर्ग होता है वो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज दुनिया के कई देशों में जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है, लेकिन भारत के पास बड़ी युवा वर्कफोर्स है। तो इसी कारण से दुनिया की जो कंपनियां हैं वे भारत को फ्यूचर इकोनॉमिक पावर भी मानती है। तो युवा शक्ति भारत के विकास का आधार भी बन चुकी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सैन्य और सामरिक क्षमता का। तो भाई भारत आज दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक माना जाता है। तो भारत के पास अपनी परमाणु शक्ति है, आधुनिक मिसाइलें हैं, शक्तिशाली वायुसेना है और मजबूत नौसेना भी है। तो भारत लगातार अपनी जो रक्षा प्रणाली है और उसको आधुनिक बना रहा है और भारत ने मेक इन इंडिया के तहत जो रक्षा उत्पादन है उसको भी बढ़ावा दिया है ताकि विदेशों पर जो निर्भरता है वो कम हो सके। तो भारत केवल अपनी सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशन में भी इसका योगदान ये देता है, जिससे कि दुनिया में भारत की छवि एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में भी उभरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है तकनीकी और डिजिटल प्रगति का। तो भाई पिछले कुछ वर्षों में जो भारत है उसने डिजिटल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। तो डिजिटल इंडिया,
यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इस सभी ने भारत के तकनीकी विकास को और ज्यादा मजबूत बनाया है। तो आज भारत का जो यूपीआई सिस्टम है वो हमारी पूरी दुनिया में, पूरे वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा है। तो भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और इसरो की उपलब्धियां भी भारत की तकनीकी शक्ति को दिखाता है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने भारत की जो वैज्ञानिक क्षमता है उसको साबित किया और ये हमारी भारत की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत बनाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर। तो भाई भारत जो है वो केवल सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि जो संस्कृति है वो भी उसकी ताकत है। तो योग, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, बॉलीवुड और इन सभी ने पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान बनाई है। तो आज जो आप देखें इंटरनेशनल योग दिवस जो कि हमारा 21 जून को बनाया जाता है और ये हमारे पूरी दुनिया में बनाया जाता है, ये हमारे भारत के एक योगदान का ही उदाहरण है। इसी तरीके से बॉलीवुड फिल्में और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति का जो प्रभाव है वो कई देशों में दिखाई देता है। तो इसी को ही हम कहते हैं भारत की सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर भारत की वैश्विक छवि को भी मजबूत बनाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। तो भाई भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर नियमित चुनाव होते हैं और जो संविधान है वो नागरिकों को अधिकार देता है। तो लोकतंत्र भारत को स्थिरता और विश्वसनीयता प्रदान करता है और दुनिया के कई देश भारत को एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में भी देखते हैं। तो यही कारण है कि जो वैश्विक मंच है उस पर भारत को समर्थन प्राप्त होता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत के उभरती शक्ति बनने के प्रमुख कारक देखे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रणनीतिक साझेदारियों का भारत की स्थिति पर प्रभाव को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो प्रभाव आता है स्टूडेंट वो आता है अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी का। तो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो पिछले कुछ वर्षों में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। तो दोनों जो देश है वे रक्षा, व्यापार, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच जो सक्रिय संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भी होता रहता है। तो ये जो साझेदारी है ये चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध। तो भाई रूस भी लंबे समय से भारत का विश्वसनीय रक्षा साझेदार रहा है। तो भारत को हथियार, सुरक्षा, ऊर्जा और इन सभी क्षेत्र में जो रूस है उससे का एक महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। हालांकि भारत अमेरिका के साथ भी संबंध मजबूत कर रहा है लेकिन उसने रूस के साथ अपने जो संबंध है उनको बनाए रखा है। तो यही भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता को भी दर्शाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है क्वाड समूह में भागीदारी को लेकर। तो भाई जो क्वाड है इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये शामिल है। तो इस समूह का जो उद्देश्य है वो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी कि हिंद प्रशासन क्षेत्र में पीस और बैलेंस को बनाए रखना। तो क्वाड के माध्यम से जो भारत है वो अपनी सामरिक स्थिति और अपनी जो रणनीतिक स्थिति है उसको और ज्यादा मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है यूरोपीय संघ के साथ सहयोग को लेकर। तो भाई भारत और जो यूरोपीय यूनियन है इन दोनों के बीच व्यापार और तकनीकी संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यूरोप भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बना है और इससे भारत को नए बाजार और निवेश के अवसर भी मिलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय साझेदारी। तो भाई भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया है। तो भाई ये जो पॉलिसी है ये क्या करती है? तो इसी पॉलिसी के तहत जो भारत है वो अपने पड़ोसी देशों जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ जो संबंध है उनको मजबूत करने का प्रयास करता है जिससे कि क्षेत्रीय स्थिरता और भारत का जो प्रभाव है वे दोनों ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है बहुपक्षीय संगठनों में सक्रिय भूमिका को लेकर। तो भाई भारत जो है वो G20, ब्रिक्स, यूनाइटेड नेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन सभी संगठनों में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जैसे कि आप देखें G20 समिट की सफल मेजबानी ने भारत की वैश्विक छवि को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। यानी कि अब जो भारत है वो अब वैश्विक निर्णय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन चुका है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने रणनीतिक साझेदारियों का भारत की स्थिति पर प्रभाव देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को लेकर। तो सबसे पहली जो भूमिका आती है स्टूडेंट वो आती है संतुलनकारी शक्ति को लेकर।
तो भाई भारत जो है वो किसी एक गुट पर निर्भर नहीं रहता। तो भारत अमेरिका और रूस इन दोनों के साथ ही अच्छे संबंध बनाए रखता है। तो इसी कारण से जो भारत है उसको संतुलनकारी शक्ति भी माना जाता है, जिससे कि उसकी जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो भी बनी रहती है। सेकंड पॉइंट आता है विकासशील देशों का नेतृत्व। तो भाई भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन चुका है। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे भारत जो है वो विकासशील देशों के हितों की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे कि भारत की नैतिक और जो राजनीतिक स्थिति है वो और ज्यादा मजबूत होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वैश्विक समस्याओं में भागीदारी को लेकर। तो भाई क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक, एनर्जी सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो कोविड-19 के समय भारत ने कई देशों को वैक्सीन भेजकर सहायता भी करी थी, जिससे कि भारत एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में भी बना हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में भूमिका को लेकर। तो भाई इंडो पैसिफिक यानी कि जो हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो विश्व व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भारत इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समुद्री संतुलन को बनाए रखने में अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहा है, जिससे कि भारत की जो सामरिक स्थिति है वो भी मजबूत हुई है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक नेतृत्व की दिशा में प्रयास। तो भाई भारत ग्लोबल सप्लाई चेन और डिजिटल इकोनॉमी इन दोनों में अपनी भूमिका को लगातार बढ़ा रहा है। तो भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में भी काम कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर। तो भाई भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। तो भारत चाहता है कि वैश्विक संस्थाएं अधिक न्यायपूर्ण और प्रतिनिधित्व वाली बनी, और ये भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो भाई निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें भारत लगातार महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभर रहा है। तो भारत की जो आर्थिक प्रगति है, जो सैन्य क्षमता है, जो तकनीकी प्रगति है और जो रणनीतिक साझेदारी है, वे हमारी विश्व राजनीति यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को मजबूत स्थान प्रदान कर रही है। तो आज जो भारत है वो केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि खुद को एक वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाने वाला देश भी बना चुका है। तो भाई इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा वैश्विक शक्ति समीकरण है उसके संबंध में हमें भारत और अमेरिका के जो संबंध है उनके बारे में बताना है। यानी कि जो भारत और अमेरिका है उनके बीच रणनीतिक साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत की जो भौगोलिक विदेश नीति है, भौगोलिक स्थिति है, वो उसकी विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती है, और इसी के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी के महत्व के बारे में हमें बताना है। यानी कि आपको बताना है कि भारत की जियोग्राफिक लोकेशन का क्या महत्व है, पड़ोसी देशों और हिंद महासागर का क्या प्रभाव है, अमेरिका के साथ भारत के रक्षा, व्यापार और तकनीकी संबंध क्या है, और इन संबंधों का वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें हमारे आंसर नंबर 5 में बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो वैश्विक शक्ति समीकरण है वो आखिर है क्या। तो भाई वैश्विक शक्ति समीकरण से आज से दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन से होता है। तो भाई पहले क्या था, पहले अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था, लेकिन अगर आप देखें तो आज जो हमारा चीन है, भारत है, रूस है, ऐसे बहुत सारे देश है जो कि हमारी वैश्विक राजनीति में प्रभाव बढ़ा रहे हैं।
तो इसी कारण से आज जो दुनिया है वो खुद को बहुध्रुवीय व्यवस्था यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ा रही है। और इसी कारण से समय में जो भारत और अमेरिका है उनके जो संबंध है वे बहुत ही ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। इसी के साथ साथ इनके जो संबंध है भाई, अब वे केवल द्विपक्षीय संबंध ही नहीं बल्कि वे हमारे एक वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुके हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा कि वैश्विक शक्ति समीकरण आखिर है क्या। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत की भौगोलिक स्थिति और विदेश नीति पर प्रभाव को लेकर। तो सबसे पहला जो प्रभाव आता है स्टूडेंट, वो आता है सामरिक स्थिति के महत्व को लेकर। तो भाई भारत जो है वो एशिया के दक्षिणी भाग में है और हिंद महासागर के केंद्र में भी है। तो इसी वजह से उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जो हिंद महासागर है वो दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। तो दुनिया का बड़ा हिस्सा जो है वो समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है और इसी कारण से भारत अपनी जो विदेश नीति है उसमें समुद्री सुरक्षा और स्तरीय स्थिरता को भी प्राथमिकता देता है। तो भारत की यही सामरिक स्थिति उसे वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण बनाती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर। तो भारत की जो सीमाएं हैं वो अनेक देशों से मिलकर मिलती है, जैसे कि चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो भाई इसी कारण से भारत की जो विदेश नीति है उसमें पड़ोसी देशों के साथ जो अच्छे संबंध है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर पड़ोसी देशों में अस्थिरता बनी रहेगी तो जो इसका सीधा प्रभाव है वो भारत की सुरक्षा यानी कि उसकी सिक्योरिटी पर पड़ता है। तो इसीलिए जो भारत है उसने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हिंद महासागर क्षेत्र के महत्व को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व। तो हिंद महासागर जो है वो भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो क्षेत्र है ये ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख मार्ग है। तो भारत इस क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। और भाई यानी कि जो भारत है वो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है चीन की उपस्थिति का प्रभाव। तो भाई पिछले कुछ वर्षों में जो चीन है वो तेजी से आर्थिक और सैन्य शक्ति बनकर उभरा है। तो चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो बढ़ती गतिविधि है उसने भारत की विदेश नीति यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको प्रभावित किया है। तो सीमा विवाद और हमारा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा इन सभी के कारण उसको अधिक सक्रिय विदेश नीति अपनानी पड़ी। और यही कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच जो अन्य देशों के साथ जो सहयोग है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता को लेकर। तो भाई भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पश्चिम एशिया और अन्य देशों पर निर्भर है। तो भारत को तेल और गैस की लगातार जरूरत होती है। इसी कारण से भारत की विदेश नीति में जो ऊर्जा सुरक्षा है वो एक महत्वपूर्ण कारक भी बन गई है। तो भारत ऐसे देशों के साथ संबंध मजबूत करता है जो कि उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके और इससे उसकी जो वैश्विक साझेदारी का महत्व है वो भी बढ़ गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है भौगोलिक स्थिति और वैश्विक भूमिका को लेकर। तो भाई भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो उसे एशिया और दुनिया के बीच एक सेतु के रूप में बनाती है। तो भारत पूर्व और पश्चिम दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। इसी कारण से भारत की जो क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर ही जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत की भौगोलिक स्थिति और विदेश नीति पर प्रभाव को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों की महत्ता को लेकर। तो भाई सबसे पहली जो महत्ता आती है वो आती है रणनीतिक साझेदारी का विकास। तो भाई भारत और अमेरिका के जो संबंध है वे समय के साथ साथ रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं। तो आज आप देखिए तो दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और साइबर सुरक्षा में मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोनों देश के जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनको भी वे साझा करते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है स्टूडेंट वो आता है रक्षा और सुरक्षा सहयोग का।
तो भाई भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा और सहयोग है वो लगातार बढ़ रहा है। तो दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं और भारत अमेरिका से आधुनिक रक्षा तकनीक और हथियार भी खरीदता है, जिससे कि भारत की जो सुरक्षा क्षमता है वो भी मजबूत हुई है। तो इससे भारत की जो सुरक्षा क्षमता है वो तो मजबूत होती है। जैसे कि आप देखें मालाबार नावल एक्सरसाइज, डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ये सभी सहयोग भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक और व्यापारिक संबंध। तो भाई अमेरिका भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच जो व्यापार, निवेश और जो आईटी सेक्टर है उसमें जो संबंध है वे मजबूत हुए हैं। तो भारत की कई आईटी कंपनियां अमेरिका में काम करती है, इससे जो आर्थिक प्रगति है भारत की उसको भी बल मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है तकनीकी और नवाचार सहयोग को लेकर। तो भाई भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यानी कि सूचना, जो हमारा नवाचार और जो टेक्नोलॉजी है इनके क्षेत्र में तेजी से सहयोग बढ़ा है। तो दोनों देशों के बीच अगर आप देखें एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में साथ ये काम कर रहे हैं और इससे भारत जो है वो तकनीकी रूप से भी मजबूत बनाया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग यानी कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में सहयोग। तो भाई भारत और अमेरिका ये दोनों ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्वाड ग्रुप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो क्वाड में आप देखें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इसका जो उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय सुरक्षा और जो हमारा चीन का बढ़ता प्रभाव है उसको संतुलित करना। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को लेकर। तो भाई दोनों देशों ने ही क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करते हैं। तो कोविड-19 के दौरान भी दोनों देशों ने मिलकर कार्य किया था, जिससे कि भारत की जो वैश्विक स्थिरता है वो भी मजबूत होती है। तो यही थे भाई हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों की महत्ता को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत अमेरिका संबंधों का वैश्विक शक्ति समीकरण में महत्व को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि भारत अमेरिका संबंधों का वैश्विक शक्ति समीकरण में क्या महत्व है। तो सबसे पहला जो महत्व आता है वो आता है बहुध्रुवीय विश्व में संतुलन को लेकर। तो भाई भारत और अमेरिका ने मिलकर वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखने में योगदान दे रहा है। तो भाई दोनों देश के जो नियम है उन पर ही आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का भी समर्थन करते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है चीन के प्रभाव को संतुलित करना। तो भाई चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और यही जो साझेदारी है ये हमारे इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वैश्विक नेतृत्व में भूमिका को लेकर। तो भाई जो भारत और अमेरिका है ये दोनों ही वैश्विक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं और दोनों ही देशों की वजह से जो वैश्विक नेतृत्व है उसमें इनकी भूमिका बड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन। तो भाई दोनों ही देश लोकतंत्र, मानवाधिकार और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं और यही जो समानता है ये इनके रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत बनाती है। नेक्स्ट आता है विकास और नवाचार को बढ़ावा। तो भाई भारत अमेरिका सहयोग से स्टार्टअप कल्चर और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा मिला है, जिससे कि दोनों देशों की जो आर्थिक शक्ति है, जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत भी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है वैश्विक स्थिरता में योगदान को लेकर। तो भाई ये जो साझेदारी है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और दुनिया की कई समस्याओं के समाधान है वे दोनों देश मिलकर काम करते हैं। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत अमेरिका संबंधों का वैश्विक शक्ति समीकरण में महत्व समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो उसकी विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती है। हिंद महासागर, पड़ोसी देश और चीन की बढ़ती शक्ति ने भारत को अधिक सक्रिय विदेश नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर भारत और अमेरिका की, तो इनकी राजनीतिक साझेदारी आज वैश्विक राजनीति में बहुत ही ज्यादा जरूरी बन गई है,
क्योंकि ये जो साझेदारी है ये सुरक्षा, आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, इन सभी को महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो आज भारत और जो अमेरिका है वे केवल एक सहयोगी देश ही नहीं है, बल्कि वे वैश्विक शक्ति संतुलन में के महत्वपूर्ण स्तंभ भी बन चुके हैं। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे गिववे के क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी 3 गिववे के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये जो विनर निकले हैं, इन विनर को निकलते ही हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल भी फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है उनको स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहला जो गिववे का क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यानी कि जो इंटरनेशनल योग डे है, वो कब बनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि रूस को पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी कि जो हमारा रूस है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था वो आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारा वसुदेव कुटुंबकम है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ आपको बताना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो यही थे हमारे 3 क्वेश्चंस गिववे के। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए हमारे गिववे के क्वेश्चंस तो पूरे हो गए हैं। अब हम दोबारा आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आखिर हमसे पूछा गया है। तो भाई इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और जो सलामी स्लाइसिंग जैसी जो नीतियां है वे भारत के लिए कैसे चुनौती बन रही है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि भारत और चीन के बीच जो संबंध है उनमें कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं मौजूद है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो एशिया के प्रमुख भूमि और सीमा विवाद है उनकी चर्चा करने के लिए आपको कहा गया है कम से कम 2 के बारे में। तो भाई इस आंसर में हमें बताना है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और सलामी स्लाइसिंग जैसी जो नीति है वे क्या है, और भारत और चीन के संबंध में प्रमुख बाधा क्या है, और भूमि और सीमा विवाद क्या है। तो इन तीनों चीजों के बारे में हमें हमारे आंसर नंबर 6 में बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो भाई परिचय में हम कहेंगे कि जो भारत और चीन के संबंध है, तो भाई ये जो दोनों देश है ये एशिया की सबसे बड़ी शक्तियां है। तो दोनों देशों के बीच अगर आप देखें व्यापार, राजनीतिक हित, सीमा विवाद ये सभी मौजूद है। तो व्यापार और आर्थिक संबंध तो है, लेकिन सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी लगातार बनी रहती है। तो चीन की कई जो नीतियां है जो भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों के कारण चुनौती मानी जाती है। जैसे कि आप देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गई या सलामी स्लाइसिंग हो गई, तो ये सभी भारत की सुरक्षा के हितों में चुनौती मानी जाती है। तो इसी कारण से भारत और चीन के जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा जटिल और कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है चीन की रणनीतिक नीतियां और भारत पर प्रभाव को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, यानी कि सबसे हम पहले समझ लेते हैं कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है वो आखिर है क्या। तो भाई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का अर्थ है हिंद महासागर क्षेत्र में चीन द्वारा बंदरगाह, नौसैनिक ठिकाने और रणनीतिक केंद्रों का नेटवर्क बनाना। यानी कि जो चीन है उसने पाकिस्तान, श्रीलंका और हमारा बांग्लादेश और म्यांमार जैसे जो देश है उनमें अपने बंदरगाह और परियोजनाएं विकसित करी है। तो जैसे कि आप देखिए जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, इसी तरीके से जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, तो इन सभी को मिलाकर जो चीन है वो हिंद महासागर में अपना जो प्रभाव है उसको बढ़ा रहा है।
तो इस नीति का उद्देश्य यही है कि समुद्री व्यापार पर नियंत्रण किया जा सके, ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा की जा सके और सैन्य प्रभाव को बढ़ाया जा सके। लेकिन भाई भारत जो है वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक सीधा चुनौती मानता है। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है भारत की समुद्री सुरक्षा पर प्रभाव को लेकर। तो भाई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो पॉलिसी है उसके कारण हिंद महासागर में चीन की जो उपस्थिति है, जो उसकी पावर है वो लगातार बढ़ रही है। तो भाई भारत पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति रखता था, लेकिन अब चीन भी इस क्षेत्र में आ गया, अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो इससे जो भारत है उसको अपनी नौसेना और जो समुद्री सुरक्षा है उसको और ज्यादा मजबूत करना पड़ा है। यानी कि भारत अब नेवल मॉडर्नाइजेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इस्लामी स्लाइसिंग रणनीति। तो भाई इस्लामी स्लाइसिंग रणनीति क्या है? तो ये एक ऐसी नीति है जिसमें वह धीरे धीरे छोटे कदमों के जरिए विवादित क्षेत्रों पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि जो चीन है वो सीधे बड़े युद्ध की बजाय जो धीरे धीरे जमीन पर अपनी स्थिति है उसको मजबूत कर रहा है, और ये हमारी रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है भारत चीन सीमा पर प्रभाव। तो भाई इसी नीति के कारण जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें तनाव बना रहता है। तो चीन धीरे धीरे अपने दावे बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि दोनों बीचों के जो बीच ट्रस्ट है वो कम हुआ है। उदाहरण के लिए आप देखें, गलवान घाटी की जो घटना है उसने दोनों देशों के संबंधों को काफी प्रभावित किया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सामरिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। तो भाई भारत और चीन ये दोनों ही एशिया में प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। तो इसी कारण से जो दोनों देश के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, वो बढ़ती जा रही है। तो भारत इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और क्वाड जैसे मंचों के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। वहीं पर जो चीन है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अपना जो प्रभाव है उसको बढ़ा रहा है। तो इससे जो क्षेत्रीय तनाव है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है भारत की प्रतिक्रिया को लेकर। तो भाई भारत ने चीन की इन चुनौतियों को जवाब देने के लिए जो अपनी रक्षा नीति है उसको मजबूत कर लिया। तो भारत ने शिक्षा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेना की तैनाती और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ाया है। तो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो क्वाड है, इन सभी के माध्यम से संतुलन बनाने की जो कोशिश है वो भारत ने करी है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने चीन की रणनीतिक नीतियां और भारत पर प्रभाव को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत चीन संबंधों में प्रमुख बाधाओं को लेकर। तो सबसे पहली जो बाधा आती है वो आती है सीमा विवाद की। तो भाई भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी समस्या है सीमा विवाद की। तो भाई सीमा विवाद यानी कि LAC जो कि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको लेकर दोनों देशों के बीच में भी मतभेद है। मुख्य जो विवादित क्षेत्र है वे है हमारे अक्साई चीन और अरुणाचल क्षेत्र का। तो ये जो विवाद है ये समय समय पर तनाव को पैदा करते रहते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है विश्वास यानी कि ट्रस्ट की कमी। तो भाई दोनों देशों के बीच एक म्यूचुअल ट्रस्ट की बहुत ज्यादा कमी है। तो सीमा पर तनाव, चीन की आक्रामक नीतियां, इन सभी के कारण से जो संबंध है, जो रिलेशंस है, उनमें अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे कि हमारा जो सहयोग यानी कि कोऑपरेशन है वो भी सीमित हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक असंतुलन का। तो भाई भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो असंतुलन में है। तो भारत चीन से ज्यादा सामान आयात करता है लेकिन उसको निर्यात कम करता है। तो इससे भारत की जो आर्थिक निर्भरता है वो भी बढ़ती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का। तो भाई दोनों देश एशिया में नेतृत्व हासिल करने चाहते हैं। तो चीन की जो BRI पॉलिसी है और जो भारत की रीजनल पॉलिसी है उनके कारण जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि तनाव यानी कि टेंशन भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पड़ोसी देशों में प्रभाव को लेकर। तो भाई जो चीन है वो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश इन सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, और ये भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र के लिए चुनौती भी बनता जा रहा है। तो भाई इससे जो दक्षिण एशिया है उसमें शक्ति संतुलन भी प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है सैन्य तनाव और संघर्ष का। तो भाई सीमा पर समय समय पर सैन्य झड़पें होती रहती है। गलवान घाटी जैसी जो घटनाएं हैं उन घटना ने दोनों देशों के संबंधों को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
तो इससे दोनों देशों के बीच जो सहयोग है, जो कोऑपरेशन है, वो भी कमजोर पड़ता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत चीन संबंधों में प्रमुख बाधाएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है दक्षिण एशिया में प्रमुख सीमा विवाद को लेकर। तो सबसे पहला जो सीमा विवाद है स्टूडेंट, वो है भारत चीन सीमा विवाद। तो भाई जैसे कि भारत और चीन के बीच जो एलएसी है उसको लेकर विवाद है। तो भाई जो अक्साई चीन और अरुणाचल क्षेत्र है वे इसके प्रमुख विवादित क्षेत्र है, और ये जो विवाद है ये हमारा बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है, और समय समय पर इसमें जो झड़पें है वे होती रहती है, जिससे कि जो तनाव है वो बना रहता है। सेकंड विवाद आता है भारत पाकिस्तान सीमा विवाद। तो भाई जो जम्मू कश्मीर और जो एलओसी है उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में भी विवाद चल रहे हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तभी से ये जो मुद्दा है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आतंकवाद, घुसपैठ, इस सभी समस्याओं की इसने और ज्यादा जटिल बना दिया है। नेक्स्ट जो विवाद आता है वो आता है भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर। तो भाई काला पानी, लेपोलेक और लिम्पियाथुरा ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जिनकी वजह से भारत और नेपाल के बीच भी विवाद बना हुआ है, और ये हमारा मुद्दा ऐतिहासिक और रणनीतिक दोनों तरीके का ही मुद्दा है, जिससे कि दोनों देशों के जो संबंध है वो कम होते गए हैं। नेक्स्ट जो विवाद आया वो आया भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दों का। तो भाई हालांकि दोनों देशों ने कई समझौते किए, लेकिन फिर भी जो सीमा प्रबंधन और अवैध घुसपैठ जैसे जो मुद्दे हैं वे समय समय पर सामने आते रहते हैं, और नदी जल बंटवारे का जो मुद्दा है वो भी इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव को लेकर। तो भाई इन सभी सीमा विवादों के कारण ही जो दक्षिण एशिया है उसमें अस्थिरता बढ़ती है, जिससे कि क्षेत्रीय सहयोग और विकास भी प्रभावित होता है। तो सारस जैसे जो संगठन की प्रभावशीलता है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है समाधान के प्रयास को लेकर। तो भाई भारत ने अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ बातचीत और कूटनीति के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि भाई जो भारत है वो शांतिपूर्ण समाधान और द्विपक्षीय वार्ता को प्राथमिकता देता है। तो कूटनीति और जो द्विपक्षीय वार्ता है और जो संवाद है उसके जरिए क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने दक्षिण एशिया में प्रमुख सीमा विवाद को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि भारत चीन संबंधों में जो सीमा विवाद है, जो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, ये हमारी विश्वास की कमी है, ये प्रमुख बाधाएं है। तो चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पार्लर्स और सलामानी स्लाइसिंग जैसी जो नीतियां है वे भारत के लिए एक चुनौती बनी गई है। तो हालांकि दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो मौजूद है, लेकिन कूटनीति और संवाद के माध्यम से जो प्रयास है वो लगातार निकालने की कोशिश जारी है। तो भाई भारत अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों की रक्षा करते समय जो विदेश नीति है उसको संतुलित विदेश नीति को अपनाने की कोशिश करता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था भाई हमारा आंसर नंबर 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि जो दक्षिण एशिया है वो विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है, इसके पीछे क्या कारण है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत ने दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ाने और विवाद सुलझाने के में एक क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत की जो भूमिका है वो कैसे निभाई है। तो भाई आसान भाषा में प्रश्न ये पूछ रहा है कि साउथ एशिया में देशों के बीच एकता और सहयोग कम क्यों है, भारत इस क्षेत्र में शांति, विकास और सहयोग बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, और क्या भारत सच में एक अच्छे रीजनल लीडर की भूमिका निभा रहा है। तो इन तीनों चीजों के बारे में ही हमें हमारे आंसर नंबर 7 में बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि दक्षिण एशिया कौन सा क्षेत्र है। तो भाई दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान ऐसे बहुत सारे जो देश है वे शामिल है, उनसे मिलकर ये हमारा दक्षिण एशिया बना है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक
तीनों रूपों से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो खान पान है, यहाँ की जो परंपराएं है, वे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इतनी सारी भाई जो समानता है, जो इक्वालिटी है, उनके होने के बावजूद भी जो साउथ एशिया है वो आज भी दुनिया की सबसे इंटीग्रेटेड यानी कि कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ के देशों के बीच व्यापार कम है, राजनीतिक तनाव ज्यादा है और सहयोग की जो भावना है वो हमें कमजोर दिखाई देती है। तो इसी कारण से सारस जैसे जो संगठन है वे और भी अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण के अभाव के कारण। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है राजनीतिक अस्थिरता। तो भाई दक्षिण एशिया के कई देशों में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता रही है। तो कहीं सैन्य शासन रहा, कहीं तख्तापलट हुए, तो कहीं पर आंतरिक संघर्ष चलते रहे। तो जब किसी देश की राजनीतिक स्थिति नहीं होती तो तब वहां दूसरों देशों के साथ जो मजबूत सहयोग है वो नहीं बन पाता। तो जैसे कि आप देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लंबे समय तक अस्थिरता का जो असर है वो पूरे साउथ एशिया पर पड़ा। नेक्स्ट जो कारण आता है वो आता है भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर। तो भाई भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। तो कश्मीर मुद्दा, आतंकवाद, सीमा तनाव, तो इन सभी मुद्दों की वजह से जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वे लगातार खराब होते रहे हैं और इसी कारण से जो सारस जैसे मंच है उसकी कई बैठकों और आयोजनों पर भी असर पड़ा है। तो जब दो बड़े देश आपस में ही तनाव में हो तो पूरे क्षेत्र में जो सहयोग है वो भी कमजोर पड़ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पारस्परिक अविश्वास का। तो भाई साउथ एशिया के देशों के बीच ट्रस्ट यानी कि जो विश्वास है उसकी कमी सबसे बड़ी बात है। तो छोटे देशों को अक्सर लगता है कि भारत ज्यादा प्रभावशाली है और कहीं वो उन पर दबाव ना बनाए। तो वहीं पर जो भारत है वो अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर सतर्क रहता है। तो ये हमारे म्यूचुअल डिस्ट्रक्ट क्षेत्रीय एकता को भी कमजोर करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक असमानता का। तो भाई भारत जो है वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि जो बाकी देश है वे थोड़े छोटे हैं। तो इस आर्थिक अंतर के कारण ही जो बैलेंस कोऑपरेशन है, जो संतुलित सहयोग है, उसको बनाना मुश्किल हो जाता है और क्षेत्रीय व्यापार भी अपेक्षाकृत स्तर तक नहीं पहुंच पाया। तो जैसे कि आप देखें, साउथ एशिया के देशों का आपसी व्यापार यूरोप या एशियन देशों की तुलना में बहुत ही कम है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कमजोर संस्थागत ढांचा। तो भाई सारस जैसे जो हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो क्षेत्रीय संगठन है वे मजबूत तरीके से काम नहीं कर पा रहे। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया इसमें धीमी रही है, सदस्य देशों के बीच जो मतभेद है वो ज्यादा रहे है, जिस कारण से कई योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है भारी शक्तियों के प्रभाव को लेकर। तो भाई साउथ एशिया में चीन, अमेरिका और अन्य ग्लोबल पावर्स का जो प्रभाव है वो भी काफी बढ़ गया है। तो ये जो देश है ये अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से साउथ एशिया की राजनीति को प्रभावित करते हैं और इससे जो हमारी रीजनल एकता है यानी कि जो क्षेत्रीय एकता है वो कमजोर हो जाती है। तो एग्जाम्पल जैसे आप देखें, चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके कारण से कई साउथ एशियन देशों में उसका प्रभाव तेजी से बढ़ा है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण के अभाव के कारण समझे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका को लेकर। तो भाई अब सवाल आता है कि क्या भारत साउथ एशिया में कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो इसका उत्तर है हाँ। तो भाई सबसे पहली जो भूमिका आती है वो होती है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर। तो भाई जो भारत है उसने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाई। तो भाई इस पॉलिसी का उद्देश्य ये है कि साउथ एशिया में शांति, स्थिरता और विकास बना रहे। तो भारत डिप्लोमेटिक सपोर्ट और डेवलपमेंट असिस्टेंट के माध्यम से लीडरशिप दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। सेकंड जो भूमिका आती है वो आती है आर्थिक सहायता और विकास सहयोग की। तो भाई भारत ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मदद किया है। तो सड़क, बिजली, रेलवे और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें भारत की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो इससे जो आपसी संबंध है वो और ज्यादा मजबूत हुए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता का। तो भाई जब भी साउथ एशिया में प्राकृतिक आपदाएं आती है
तब भारत अक्सर सबसे पहले मदद पहुंचाता है। तो इसी कारण से जो भारत है उसको फर्स्ट रिस्पोंडर भी कहा जाता है। तो भाई जैसे कि आप देखें, नेपाल भूकंप और श्रीलंका आर्थिक संकट के समय भारत ने बड़ी सहायता दी थी। तो इससे जो रीजनल ट्रस्ट है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लेकर। तो भाई भारत सड़क और समुद्री मार्गों के विकास पर जोर दे रहा है। तो कनेक्टिविटी बढ़ने से जो व्यापार और लोगों के बीच संपर्क है वो भी बढ़ा है, और ये हमारे रीजनल इंटीग्रेशन यानी कि क्षेत्रीय एकीकरण की सबसे बड़ी जरूरत होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बहुपक्षीय मंचों में भागीदारी को लेकर। तो भाई भारत सारस, बिम्स्टेक और अन्य क्षेत्रों के माध्यम में सक्रिय भूमिका निभाता है, और इसी मंचों के जरिए जो भारत है वो डायलॉग और कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है शांतिपूर्ण समाधान की नीति को लेकर। तो भाई भारत जो है वो हमेशा से शांति को मानता है, कूटनीति का वो समर्थन करता है। तो ये जो नीति है ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है, और भारत की जो जिम्मेदारी है वो क्षेत्रीय शक्ति की छवि बनती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत का मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम मूल्यांकन करें तो इसमें आता है हमारा नेतृत्व क्षमता। तो भाई जो भारत है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली देश है। तो उसकी इकोनॉमी और जो मिलिट्री पावर है वो उसे लीडरशिप पोजीशन भी देती है। सेकंड पॉइंट आता है संतुलित विदेश नीति का। तो भाई भारत कोशिश करता है कि सभी पड़ोसी देशों के साथ जो बैलेंस रिलेशंस है उनको बनाए रखा जाए। तो वह दबाव की राजनीति के बजाय जो कोऑपरेशन है, जो सहयोग है, उस पर जोर देता है। नेक्स्ट आता है चुनौतियां। तो भाई इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी है। तो भाई भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आप देखें पाकिस्तान के साथ तनाव, कुछ देशों के साथ अविश्वास और चाइना का बढ़ता प्रभाव। तो ये सभी भारत की लीडरशिप को भी चुनौती देती है। इसी तरीके से विकास साझेदार की छवि। तो भाई भारत खुद को डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में प्रस्तुत करता है। वह आर्थिक सहायता, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देकर अपनी सकारात्मक छवि को बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान को लेकर। तो भाई अगर साउथ एशिया में विश्वास बढ़ेगा और राजनीतिक तनाव कम हो जाए तो जो भारत है वो इस क्षेत्र में एक मजबूत लीडरशिप भी दे सकता है। तो इससे साउथ एशिया दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल भी हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है भविष्य की संभावनाओं को लेकर। तो भाई जैसे कि अभी हमने देखा, अगर साउथ एशिया में विश्वास बढ़ जाएगा और राजनीतिक तनाव कम हो जाएगा तो भारत एक मजबूत लीडरशिप दे सकेगा, जिससे कि साउथ एशिया दुनिया के सबसे तेजी और विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत का मूल्यांकन किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि जो साउथ एशिया में रीजनल इंटीग्रेशन है उसकी कमी के पीछे राजनीतिक तनाव, भारत पाकिस्तान संबंध, आर्थिक असमानता, ये बहुत सारे कारण हैं। तो ये जो संभावनाएं हैं ये अभी भी मौजूद है कि जो भारत है वो नेबरहुड पॉलिसी, डेवलपमेंट कोऑपरेशन और साउथ एशिया से एक मजबूत रीजनल लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर भविष्य में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा तो जो साउथ एशिया है वो एक अधिक यूनाइटेड और डेवलप्ड रीजन भी बन सकता है। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि यानी कि जो नरम शक्ति यानी कि सॉफ्ट पावर जो है वो आखिर है क्या और वो कैसे काम करती है। तो भाई इसी तरीके से हमसे इसमें पूछा गया है कि ये किसी देश की विदेश नीति को कैसे मदद करती है, और भारत ने योग, संस्कृति, बॉलीवुड, लोकतंत्र, प्रवासी भारतीय, इन सभी के जरिए दुनिया में अपनी छवि को कैसे मजबूत किया है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यानी कि जो इंटरनेशनल योगा डे है वो भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटी सी
इंट्रोडक्शन एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि जो सॉफ्ट पावर है, जो नरम शक्ति है, वो आखिर होती क्या है। तो भाई सॉफ्ट पावर का मतलब है किसी देश की वो शक्ति जिसके जरिए वो दूसरे देश को आकर्षण, अपनी संस्कृति, अपने विचार और मूल्यों के माध्यम से प्रभावित करता है, उसी को हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो भाई इसमें सैन्य शक्ति या आर्थिक दबाव का उपयोग नहीं किया जाता, और ये जो हमारी अवधारणा थी इसको जोसेफ नाई ने प्रस्तुत किया था। तो भारत की जो विदेश नीति है इसमें सॉफ्ट पावर का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भारत है वो अपनी संस्कृति, अपने योग, अपने आध्यात्मिकता और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की वजह से दूसरों के प्रभावित करता है, तो उसे ही हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो भाई क्योंकि भारत जो है वो एक दुनिया में सकारात्मक छवि भी रखता है, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सॉफ्ट पावर का प्रभावी उपयोग भी किया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नरम शक्ति का अर्थ और महत्व को लेकर। यानी कि हम समझ लेते हैं कि जो सॉफ्ट पावर है इसका मीनिंग क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आकर्षण आधारित प्रभाव को लेकर। तो भाई सॉफ्ट पावर का आधार डर या दबाव नहीं बल्कि आकर्षण होता है। तो भाई जब कोई देश अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने परंपरा से दूसरे देशों को प्रभावित करता है, तो उसी को ही हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो ये जो हमारी नीति है, या जो हमारी ये पावर है, ये देशों के बीच विश्वास और जो दोस्ती है उसको भी बढ़ाती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है संघर्ष की संभावना में कमी को लेकर। तो भाई जब देश एक दूसरे की संस्कृति और मूल्यों को समझते हैं, तो जो आपसी तनाव है वो भी कम होता है। तो इससे युद्ध और संघर्ष की जो भावना है वो भी कम हो जाती है। तो सॉफ्ट पावर इंटरनेशनल रिलेशंस को ज्यादा पीसफुल और कोऑपरेटिव भी बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैश्विक छवि का निर्माण। तो भाई सॉफ्ट पावर किसी देश की ग्लोबल इमेज को मजबूत बनाती है। एक अच्छी छवि टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेसी को भी बढ़ावा देती है। तो जैसे कि आप देखें, आज दुनिया में भारत की जो पहचान है वो केवल आईटी या इकोनॉमी से नहीं बल्कि योगा और स्पिरिचुअलिटी से भी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को लेकर। तो भाई जो सॉफ्ट पावर है उससे टूरिज्म, शिक्षा, कल्चरल इंडस्ट्रीज, इन सभी को फायदा होता है। तो जब लोग किसी देश की संस्कृति से प्रभावित होते हैं तो वे वहां पर घूमने, पढ़ने और निवेश करने में रुचि दिखाते हैं। तो इससे जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी लाभ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दीर्घकालिक प्रभाव का। तो भाई हार्ड पावर का जो असर है वो कभी कभी टेम्परेरी होता है, लेकिन जो हमारी सॉफ्ट पावर है वो लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है। ये देशों के बीच जो स्थायी रिश्ते हैं उसको बनाने पर ज्यादा मदद करती है, जिससे कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मजबूत होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कूटनीति में उपयोग को लेकर। तो आज की डिप्लोमेसी में जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी बन गई है। तो देश कल्चरल प्रोग्राम, एजुकेशन एक्सचेंज और इंटरनेशनल इवेंट्स के जरिए अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने सॉफ्ट पावर का अर्थ और उसका महत्व समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत द्वारा नरम शक्ति के उपयोग को लेकर। तो भाई अब सवाल आता है कि भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को कैसे इस्तेमाल किया। तो सबसे पहला आया योग और आयुर्वेद का वैश्विक प्रसार करके। तो भाई भारत ने योगा और आयुर्वेद के माध्यम से दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई। तो इंटरनेशनल योगा डे, इसने योग को ग्लोबल लेवल पर प्रसिद्ध कर दिया। तो आज दुनिया के लगभग हर देशों में लोग योग करते हैं। जैसे कि आप देखिए, जो हमारा 21 जून को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल योगा डे है वो भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस भी माना जाता है। सेकंड पॉइंट आता है बॉलीवुड और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर। तो भाई भारतीय फिल्में और संगीत दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय है। तो बॉलीवुड ने भारत की कल्चरल इमेज को मजबूत बनाया है। मिडल ईस्ट, अफ्रीका, रसिया और सेंट्रल एशिया जैसे जो क्षेत्र है वे हमारी भारतीय फिल्मों की बहुत ही पॉपुलैरिटी है। तो इससे भारत का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है यानी कि जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो भी बढ़ा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बौद्ध धर्म और आध्यात्मिक विरासत का। तो भाई भारत जो है वो बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। तो भारत से जो बुद्धिज्म है वो पूरे एशिया में फैला। तो आज भी इंडिया, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड और नेपाल जैसे देशों के साथ जो कल्चरल रिलेशंस है वो मजबूत करता है, और ये भारत की हिस्टोरिकल सॉफ्ट पावर का एक बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्रवासी भारतीयों की भूमिका।
तो भाई विदेशों में बसे भारतीय यानी कि जो इंडियन हमारे प्रवासी है भाई, वे भी भारत की सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वे दूसरे देशों में भारत की पॉजिटिव इमेज बनाते हैं। तो भाई ये हमारे यूएसए, यूके और कनाडा में बसे जो भारतीय है वे प्रोफेशनल भारत की ग्लोबल रेपुटेशन को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रभाव को लेकर। तो भाई भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत के जो डेमोक्रेटिक वैल्यू और संविधान है वे दुनिया में एक पॉजिटिव छवि भी बनाते हैं। तो इससे भारत को एक मोरल सपोर्ट और इंटरनेशनल रिस्पेक्ट भी मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विकास साझेदारी का। तो भाई भारत कई देशों को डेवलपमेंट असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ प्रदान करता है, जिससे कि भारत की जो विकास मित्र यानी कि विकास साझेदार की जो हमारी नीति है वो मजबूत होती है। जैसे कि आप देखें कोविड-19 के समय भारत ने कई देशों को वैक्सीन बेची। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत द्वारा नरम शक्ति का उपयोग देखा। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रभावशीलता को लेकर। तो सबसे पहली जो प्रभावशीलता है वो आई वैश्विक पहचान का निर्माण। तो भाई इंटरनेशनल योगा डे ने योगा को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई और इससे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर स्थापित हो गई। सेकंड आता है कूटनीतिक सफलता। तो भाई यूनाइटेड नेशन द्वारा जो इंटरनेशनल योगा डे है उसको मान्यता मिलना भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता मानी जाती है, जिससे कि दुनिया की जो एक्सपेक्टेशंस है और जो प्रभाव है वो भी बढ़ा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है स्वास्थ्य और कल्याण का संदेश। तो भाई योगा डे दुनिया को हेल्थ, पीस और मेंटल वेलनेस का संदेश देता है और ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी दर्शाता है। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक एकता। तो भाई योगा डे दुनिया के अलग अलग देशों को कल्चरल प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है और इसी के साथ साथ ये ग्लोबल यूनिटी और कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर। तो भाई योगा और आयुर्वेद के कारण ही जो भारत है उसमें टूरिज्म बढ़ा है, तो विदेशी लोग भारतीय संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको भी फायदा मिला है। अगर हम बात करें इसकी कुछ सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस के बारे में, तो भाई केवल कल्चरल इन्फ्लुएंस ही पर्याप्त नहीं है। भारत को अपनी सॉफ्ट पावर के साथ साथ जो अपनी इकोनॉमिक और जो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी है उसको भी मजबूत करना होगा। तो तभी उसका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है यानी कि तभी उसका जो वैश्विक प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रभावशीलता को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट पावर यानी कि नरम शक्ति है वो आधुनिक विदेश नीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देशों को युद्ध नहीं बल्कि संस्कृति, विचार और आकर्षण के जरिए प्रभावशाली बनाती है। तो इसी तरीके से जो भारत है उसने योग, आयुर्वेद, संस्कृति इन सभी के माध्यम से अन्य देशों को प्रभावित किया है, जिससे कि भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत हुई है। विशेष रूप से अगर आप बात करें हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, तो इसने भारत की ग्लोबल इमेज को नई ऊंचाई दी है और यही कारण है कि आज जो भारत है वो केवल एक आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि एक नैतिक शक्ति के रूप में भी दुनिया भर में उभर रहा है। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है यानी कि जो हमारा उदारीकरण था यानी कि 1991 के बाद भारत की जो इकोनॉमी है उसमें क्या क्या बदलाव आया है और इकोनॉमिक ग्रोथ ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति को कैसे बदला और अब भारत की विदेश नीति केवल सुरक्षा तक सीमित क्यों नहीं रही। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने में कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। तो इन सभी के बारे में ही हमें हमारे आंसर नंबर 9 में बताना है। तो भाई आंसर नंबर 9 में सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समझेंगे कि भाई जो हमारा उदारीकरण है उसके बाद भारत की क्या स्थिति रही। तो भाई उदारीकरण यानी कि 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था
उसके बाद से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी। तो अब जो भारत था उसकी जो सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी की बात ही नहीं थी, बल्कि ट्रेड, व्यापार, तकनीक, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सभी पर भी भारत फोकस करता था। तो भाई सवाल ये है कि क्या भारत ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाएगा? तो इसीलिए हम समझेंगे कि ये जो हमारा सुपर पावर है ये कैसे बन पाएगा, क्यों बन पाएगा और कब बन पाएगा। तो चलिए भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्थिक वृद्धि का विदेश नीति पर प्रभाव को लेकर। तो सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है स्टूडेंट, वो हमारा पड़ता है आर्थिक हितों का प्राथमिक स्थान को लेकर। तो भाई उदारीकरण के बाद भारत की जो विदेश नीति है उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण बन गए। तो अब जो फॉरेन पॉलिसी थी वो सिर्फ राजनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं रही, बल्कि व्यापार, निवेश और तकनीक तक भी बढ़ गई थी। तो जैसे कि ये बात देखें कि भारत जो था अब वो कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर जोर देता है। सेकंड जो प्रभाव आता है वो आता है वैश्विक बाजार से जुड़ाव को लेकर। तो भाई भारत की इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट से गहराई से जुड़ गई थी। तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स यानी कि निर्यात और आयात बढ़े, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमारा एफडीआई है उसमें भी तेजी आने लगी। तो इससे भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा ग्लोबल बन गई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ऊर्जा सुरक्षा पर जोर को लेकर। तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण भारत में जो एनर्जी डिमांड है वो तेजी से बढ़ी, यानी कि अब भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें ऑयल और गैस सप्लाई सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। तो इसी कारण से भारत ने मिडल ईस्ट और रशिया जैसे देशों के साथ अपने जो संबंध है उनको मजबूत बनाया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है निवेश और तकनीकी सहयोग का। तो भाई भारत फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी को आकर्षित करने पर ध्यान दे रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, यूरोप, इन सभी देशों के साथ जो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है वो भी बढ़ी है, जिससे कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक विकास है, उसको एक नई गति मिली है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बहुपक्षीय आर्थिक संस्थाओं में भागीदारी को लेकर। तो भाई जो हमारा भारत है वो आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, G20 ऐसे बहुत सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है जिन पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो इससे भारत की जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो और ज्यादा मजबूत हुई है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है सॉफ्ट पावर और आर्थिक कूटनीति को लेकर। तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ ने भारत की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत किया। भारत अब डेवलपमेंट असिस्टेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जरिए दूसरे देशों से संबंध बढ़ा रहा है, जिससे कि इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो और ज्यादा बेटर हुई है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने आर्थिक वृद्धि का विदेश नीति पर प्रभाव समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है विदेश नीति के उद्देश्यों में परिवर्तन को लेकर। तो सबसे पहला जो परिवर्तन आया वो आया सुरक्षा से विकास की ओर बदलाव। तो भाई पहले भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो मेनली सिक्योरिटी और पॉलिटिकल रिलेशंस पर आधारित थी, लेकिन अब डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी मुख्य उद्देश्य बन गए, और ये हमारी भारत की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। सेकंड जो बदलाव आया वो आया वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी को लेकर। तो भाई भारत जो है वो अब ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा बन चुका है। तो टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सभी के क्षेत्र में जो भारत है वो दूसरे देशों के साथ कंपटीशन कर रहा है, जिससे कि फॉरेन पॉलिसी ज्यादा एक्टिव और डायनामिक भी हो गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार। तो भाई भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया। नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इससे साउथ एशिया में स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बहुध्रुवीय संबंध नीति को लेकर। तो भाई भारत जो है वो अब किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोप और एशियन जैसे जो देश है उनके साथ बैलेंस रिलेशनशिप बनाए रखता है, जिससे कि इंडिया की जो रणनीतिक स्वायत्ता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विकासशील देशों के साथ सहयोग को लेकर। तो भाई भारत कई डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमिक असिस्टेंस और टेक्निकल सपोर्ट प्रदान कर रहा है। तो इससे इंडिया की जो ग्लोबल साउथ लीडर वाली छवि है वो और ज्यादा मजबूत बनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है वैश्विक संस्थागत सुधार की मांग को लेकर।
तो भाई भारत अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की मांग कर रहा है। भारत चाहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, जिससे कि उसकी इंटरनेशनल रोल्स इन्फ्लुएंस भी बढ़ा है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने विदेश नीति के उद्देश्यों में परिवर्तन को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत के आर्थिक शक्ति बनने में चुनौतियों को लेकर। तो सबसे पहली जो चुनौती आती है स्टूडेंट, वो आती है वैश्विक प्रतिस्पर्धा को लेकर। तो भाई भारत को चाइना, अमेरिका और यूरोपीय देशों से कड़ी कंपटीशन मिल रही है। टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में अभी भी जो गैप है वो मौजूद है। सेकंड है व्यापार असंतुलन का, ट्रेड इम्बैलेंस का। तो भाई भारत का कई देशों के साथ जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं घाटे भर बना हुआ है। तो विशेषकर चाइना के साथ ये जो समस्या है ये गंभीर रूप से है, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बुनियादी ढांचे की कमी को लेकर। तो भाई भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स, इन सभी में सुधार की जरूरत है और ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड को भी कम करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है भू राजनीतिक तनाव को लेकर। तो भाई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल टेंशन भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रभावित करते हैं और इनका जो इफेक्ट है, जो असर है, वो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश पर भी पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तकनीकी अंतर का। तो भाई भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेक्टर्स में अभी और विकास करना है। ग्लोबल कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए जो इनोवेशन है, जो हमारा नवाचार है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को लेकर। तो भाई ग्लोबल रिसेशंस, वॉर्स और पैंडेमिक्स जैसी जो स्थिति है ये हमारे भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करती है और इनका जो इम्पैक्ट है वो फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों पर ही पड़ता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत के आर्थिक शक्ति बनने में चुनौतियों को देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो 1991 का उदारीकरण था उसके बाद से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी हो गए। तो अब भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका केंद्र केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी भी बन गया है। तो भारत ने ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है। फिर भी जो भारत है वो तेजी से एक मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की कोशिश कर रहा है। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था भाई हमारा आंसर नंबर 9। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे संक्षिप्त टिप्पणी यानी कि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हमें 3 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सेकंड ब्रिक्स और थर्ड संयुक्त राष्ट्र के 29वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को लेकर। तो इस के बारे में हमें बताना है, यानी कि हमें बताना है कि जो यूएनएससी है वो क्या है और इसका काम क्या होता है। इसी तरीके से बताना है कि ब्रिक्स संगठन क्यों बनाया गया और इसका महत्व क्या है। इसी तरीके से बताना है COP29 सम्मेलन का उद्देश्य क्या है और इसमें भारत की क्या भूमिका है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना और इसकी संरचना को लेकर। तो भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी और इसमें जो कुल सदस्य होते हुए थे 15। तो जो 5 सदस्य होते हैं वे तो स्थायी होते हैं और जो 10 सदस्य होते हैं वे अस्थायी होते हैं। तो भाई जो स्थायी सदस्य है उसमें आता है हमारा यूनाइटेड स्टेट, रसिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। तो ये 5 सदस्य स्थायी है। सेकंड, अगर हम इसके कार्य के बारे में बात करें तो भाई इसका मुख्य कार्य है दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो अगर कहीं पर युद्ध, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष होता है तो यूएनएससी उस पर निर्णय लेती है और प्रतिबंध भी लगा सकती है। अगर हम बात करें इसकी वीटो शक्ति की तो भाई स्थायी शक्तियों के पास वीटो पावर होती है।
तो इसका मतलब ये है, अगर कोई एक स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव का विरोध कर दे तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। तो यही कारण है कि कई बार यूएनएससी विवादों में भी पड़ी रहती है। नेक्स्ट अगर हम इसके महत्व के बारे में बात करें तो भाई इसका महत्व यही है कि ये हमारे ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मंच है। ये हमारे युद्ध को रोकने, शांति बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन महत्व के साथ साथ इसकी कुछ आलोचना भी है, कुछ क्रिटिज्म भी है। तो कई लोग कहते हैं कि जो यूएनएससी है वो आज की दुनिया की वास्तविकता को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता। तो भारत, जापान, जर्मनी जैसे जो देश है उनको परमानेंट मेंबरशिप ना मिलना भी इसका एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसी कारण से जो भारत है वो लंबे समय से यूएनएससी रिफॉर्म्स की मांग कर रहा है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के बारे में समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ब्रिक्स को लेकर। तो भाई ब्रिक्स क्या है, सबसे पहले आप इसके गठन और सदस्य देश के बारे में समझिएगा। तो भाई जो ब्रिक्स है वो दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण समूह है। तो इसमें ब्राजील, रूस, तो आप इससे याद करिए BRICS। तो भाई बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से हमारा साउथ अफ्रीका। तो भाई ये हमारे जो देश है ये इसमें शामिल है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्लोबल कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ग्लोबल लेवल पर मजबूत करना। तो उद्देश्य हमने यही देखा कि इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास, निवेश और जो हमारा सहयोग है उसको बढ़ावा देना। और ये हमारी वेस्टर्न कंट्रीज के डोमिनेशन को बैलेंस करने भी कोशिश करता है। इसी के तरीके से हम इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक, नए विकास बैंक की बात करें तो भाई ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट यानी कि एनडीबी की स्थापना करी और इसका उद्देश्य है डेवलपिंग कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इसके इंपोर्टेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला इंपोर्टेंस आता है कि जो ब्रिक्स है वो ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये हमारे डेवलपिंग नेशंस को इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में ज्यादा महत्व दिलाने की कोशिश करता है। तो भारत के लिए इसका महत्व यही है कि जो भारत है वो ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजन में भाग लेने का अवसर लेता है और इससे भारत की जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो भी मजबूत होती है। तो ब्रिक्स भारत को चाइना और रसिया जैसे देशों के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने का मौका भी देता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने ब्रिक्स को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो COP29 है ये आखिर है क्या। तो भाई यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 ये हमारा एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। तो भाई ये जो कॉन्फ्रेंस था ये क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उनके उपाय पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जाए, कार्बन इमिशन को घटाया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके प्रमुख मुद्दे यही है जैसे कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा हो गई, जलवायु वित्त हो गए, विकसित हो गया, विकासशील देश हो गए, इन दोनों के बीच जो जिम्मेदारियां है उन पर चर्चा करना। तो इंपोर्टेंस अगर महत्व की बात करें तो भाई जो COP है वो हमारे दुनिया को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एकजुट करने में मदद भूमिका निभाता है और ये हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट पॉलिसीज बनाने में भी मदद करता है। तो भारत की भूमिका के बारे में अगर हम बात करें तो भाई जो भारत है वो क्लाइमेट जस्टिस और समान जिम्मेदारी की बात करता है। तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विशेष जोर देता है। तो जैसे कि आप देखें भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहलों के माध्यम से क्लीन एनर्जी को भी बढ़ावा दे रहा है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो भाई निष्कर्ष में हम तीनों संगठनों के सम्मेलन का महत्व भी बता सकते हैं। तो भाई अगर हम बात करें हमारे UNSC के बारे में तो ये हमारी ग्लोबल सिक्योरिटी को संभालता है। जो हमारा ब्रिक्स है ये हमारे
ग्लोबल इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और जो हमारा COP29 है ये हमारी ग्लोबल प्रोग्राम से लड़ने का मंच प्रदान करता है। तो तीनों ही इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के हमारे महत्वपूर्ण उदाहरण है, और इन सभी ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फ्रेंसेस का जो उद्देश्य है वो है दुनिया में कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही हमारे जो टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है वे भी कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट यही थे हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो याद रखो हमारे जो लेक्चर है वे फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट परचेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिव वे, तो वीडियो के बीच में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।